स्टॉप लॉस करीब करीब 40 रुपये नीचे यहाँ से, और 920 का टारगेट करीब करीब 60 रुपये ऊपर यहाँ से। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर आप इस समय फ्रेश ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट इस समय थोड़ा सा एक जो जिसे कह रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा रेंज में फंसता हुआ, ये मार्केट ने पिछले 3-4 दिन में कई बार किया है कि नीचे से रिकवर जरूर होता है, लेकिन ऊपर थोड़ा मोमेंटम मार्केट का स्लैकन हो जाता है। तो वो एक क्लियरली देखिए, अब ये जो एक वन वे तेज़ी मार्केट में बन रही थी नीचे से, उसमें हल्का सा ब्रेक लगा है, और अब वापस निफ्टी करीब 15 पॉइंट नीचे, थोड़ा वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी प्रेशर है, थोड़ा सा मार्केट वहाँ पर भी एक मूव दिखा देता है आज की। लेकिन सबसे बड़ी कॉल सीरियसली रही है नवीन फ्लोरिन, एक बार जरा वापस लेकर आइए। जैसे कहते हैं ना, इनमें कुछ कॉल्स होते हैं जिनको देखकर आप एकदम से लगता है कि क्या ज़बरदस्त कॉल थी। वो कहाँ एकदम फ्लैट खुला स्टॉक 9.15 पे, देखिए वो मूव एकदम फ्लैट था, तभी वो कॉल पिक हुई, और वहाँ से ज़बरदस्त आपको 100-125 रुपये का एक इंट्राडे मूव इस समय स्टॉक ने दिखाया। तो एक बहुत बड़ा मूव हुआ। अब एक काम करते हैं, अजय जी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए, बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू। अजय जी, क्या ज़बरदस्त मार्केट ने आउट परफॉर्म किया इंडियन मार्केट ने, और एक ग्लोबल मार्केट एक तरफ, इंडियन मार्केट एक तरफ, ये कब तक चल सकता है? देखिए, चलना तो चाहिए इसको, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर में एक तो बड़ी चीज है, वो हमारा डेमोग्राफिक है कि हमारा अभी भी साइकिल सेविंग का है। वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर में साइकिल कंजम्पशन पे आ गया है, ओल्ड पीपल के उस पे आ गया है साइकिल पे। ये साइकिल इंडिया का तो अभी शुरू हुआ है थोड़ा सा, कि इंडिया के अंदर में सेविंग अभी भी बहुत ज्यादा है। पीएफ ईपीएफ को ले लीजिए, आप इंश्योरेंस को ले लीजिए, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो इसे कह लीजिए एक डेडिकेटेड जो लिक्विडिटी है सिस्टम में। मार्केट जो भी हो, इंश्योरेंस का जिस दिन आपने प्रीमियम दिया, अपने इंश्योरेंस का आपके स्कीम के अंदर में वो 15 और या ईपीएफ में आपने मंथली दिया, तो 15% इक्विटी में जा ही रहा है ऑटोमेटिकली। सो ये जो मार्केट की बाइंग है, जो इन्वेस्टर बाइंग है, अलग है। बट जो कोर इंस्टीट्यूशनल बाइंग है इंडिया की, वो बरकरार है, क्योंकि उसके अंदर में सेविंग बढ़ती जा रही है। हमारा पीएफ का कॉर्पस, इंश्योरेंस का कॉर्पस कम नहीं होगा अगले 10 साल तक। तो एक ये जो बाइंग है, डोमेस्टिक बाइंग जो पीएफ की है, इंश्योरेंस की है, ये तो एक बहुत बड़ा बेस देती है अनुज जी आपको, कि ये सप्लाई आपके पास में परचेज के लिए आती रहेगी। दूसरी बात है आईपीओ मार्केट, आप देख ही रहे हैं कि आज भी इन्वेस्टर उसको काफी रिवॉर्ड करता है आईपीओ को। सो मोर एंड मोर कंपनियां आ रही हैं दुनिया में, सारी लगा लीजिए, तो यूके ले लीजिए, चाहे फ्रांस ले लीजिए, चाहे जर्मनी ले लीजिए, हार्डली कोई आईपीओ होता है वहां पे उस मार्केट में नई कंपनी में। यहाँ पे हम लोग एक एक हफ्ते में 5-5 आईपीओ कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी, एक मिनट अलग रखें, एक मिनट के लिए, जो माहौल है खरीदारी का, वो एक अलग तरीके का जज्बा है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेविंग मोड पे है, और लोग को अपना फ्यूचर बिना सोशल सिक्योरिटी नेट के बनाना है। विदेश में उनका नेट होता है उनके पास में, तो उनको जरूरत नहीं है पिताजी की देखभाल करनी या अस्पताल का बिल पे करना। इंडिया में सब कुछ आपको सेव करना है, तो उसके लिए एक जो कोर हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो काफी बढ़िया चल रही है। उसके कारण आप देख रहे हैं कि मार्केट में, इकोनॉमी में ऊपर नीचा होता है, बट परचेज में कोई कमी नहीं आ रही है। में नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अजय जी ने समझाया ब्यूटीफुली। काफ़ी वेस्टर्न इकोनॉमीज, जापानीज मार्केट, कई मार्केट्स में एक जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अभी भी काफ़ी अपने प्राइम में है, वो सेव कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है, वो एक प्लस एक डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का जो एक वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन है, उसने मार्केट को हेल्प किया है। और ये सिर्फ 3 महीने की बात नहीं है, पिछले 20 साल में लगातार हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखी है। तो अजय जी, अब फिर इस मार्केट को क्या इसी तरीके से अप्रोच किया जाए, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के थ्रू इस मार्केट को अप्रोच किया जाए? देखिए, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर तो बहुत ही कम है। आप आईटी को ले लीजिए, और 2-4 कंपनी फार्मा सर्विसेज है, और फार्मा एक्सपोर्टर हैं जिनको यूएस में बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो इंडिया की जो आपके पास चॉइस नहीं है, कोई ऐसी कंपनियां है नहीं इंडिया में जो ग्लोबल मार्केट को सस्टेन करती हैं, आईटी को एक में छोड़ दें। उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है, जो इंजीनियरिंग कंपनीज है, उसके अलावा तो हमारी स्टोरी तो कुल बन के तो डोमेस्टिक ही आ रही है आज की तारीख में, और वही हमारे लिए चली है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट प्लेयर के लिए बनने के लिए रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो हमारी कंपनियों ने, जिन्होंने भी ग्लोबल रिस्क लिए, आपने देखा चाहे टाटा ने लिया, चाहे महिंद्रा ने लिया, कोई भी उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाया। तो उसका एक बड़ा अच्छा नतीजा यह है कि इंडियन कंपनीज ने पिछले 3-4 साल में ओवरसीज में पैसा फेंकना बंद कर दिया है, और उसके कारण चाहे डीलेवरेज किया उन्होंने, चाहे इंडिया के अंदर में एक्सपेंशन किया है। तो जो स्टोरी बन के आ रही है वो इंडियन इकोनॉमी की, वो इंडिया की स्टोरी आ रही है।
ना इसमें अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा तकलीफ आएगी इकोनॉमी में। बट हमने जो कहा था कि अभी कहा था कि नए नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं इस कंट्री के अंदर में, तो पुराने सेक्टर को छोड़िए, इन्वेस्टर को नए सेक्टर में जाइए। और ये सबसे बड़ा अनुज जी आज की तारीख में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। ये जो लॉन्ग टर्म 4 साल 3 साल 6 साल का जो फिलॉसफी थी वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी बहुत फास्ट है और मार्केट रिएक्शन बड़े फास्ट है। तो आपने जैसे एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, 2021 जनवरी में भी यही प्राइस थी 1600 रुपए, आज भी वही प्राइस है 1600। तो अगर आप उसको लेके बैठे हैं तो आपका रिटर्न तो नहीं आया ना आपके पोर्टफोलियो में। तो मैं कहूंगा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सेक्टर में रहे, प्रॉफिट जरूर बुक करें, पैसा बैंक में वही रियल है, ये सब कागज है बाकी। अजय जी, एक बार फिर से उसी पुरानी बात पे बात है। इस साल के शुरू में जब आपसे पहली बार बातचीत हुई थी तो दो बड़े आपके कन्विक्शन कॉल थे। एक था डिफेंस जिसने पैसा बना के दिया, और अनुज जानते हैं मैंने मेटल्स पे अजय जी से प्रश्न पूछा था एक बार जून में जब निफ्टी मेटल कोलैप्स हो गया था। अजय जी, आप नेगेटिव रखते हैं या फिर अभी भी वो कंस्ट्रक्टिव और कन्विक्शन बरकरार है? और अजय जी, आप यकीन मानिए, मैं मंगलवार को आपको याद कर रहा था जब निफ्टी मेटल एक बार फिर से 6600 की ट्रैजेक्टरी में था। बहुत अच्छा कॉल था, बहुत अच्छा कॉल था, और उसके लिए आपकी तहे दिल से तारीफ करता हूँ सर। मेटल्स पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल था। अभी मेटल्स में क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, बहुत देर से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। ये ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ, इसकी लिस्टिंग, प्लस इस पूरे स्पेस पे, आई मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स में, नॉट एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है? देखिए, धन्यवाद आपका, आपने बड़ा अच्छा इसको याद दिलाया। तो कई चीजें अच्छी याद रखने की होती हैं, कई चीजें जहाँ नुकसान हुआ है आप नहीं याद दिलाते हैं, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो नहीं देखिए, मेटल का स्टोरी तो बड़ा सिंपल है। अगर इंडिया को ग्रो करना है या चाइना को ग्रो करना है, वर्ल्ड को ग्रो करना है, मेटल चाहिए होगा। इंडिया में कंपनियां 2 ही 4 कंपनियां हैं, तो तीसरी कंपनी आ नहीं सकती मार्केट के अंदर में। एक आध 2 पीएसयूज हैं और एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है, तो उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता इस सेक्टर के अंदर में अगले 10 से 15 साल में। और इन कंपनियों की खास बात यह है, कुछ भी हो जाए, आपको खनिज की कंपनी का एडवांटेज है कि आपको प्लांट नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आपने जमीन खोदा, प्रोसेस किया, आपने माल बेच दिया उठा के। कभी दाम कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, पर ये आपका जो फैक्ट्री, आपका कोई कंपटीशन में नहीं आएगी, प्रोडक्ट एंटीक्वेटेड नहीं होगी, आपका हीरो मोटर जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ओल्ड व्हीकल कंबशन इंजन स्कूटर चला गया, ईवी कोई और लेके आ गया। तो ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर ऐसा है जो इतना कोर है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कि इसके अंदर में तो सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। खासकर जब भी अच्छा माहौल आता है, डिविडेंड फ्लो बहुत बढ़िया आता है। आपने देखा होगा ये माइनिंग कंपनी ने पिछले 2 साल में बेहतरीन डिविडेंड दिया कि शायद लोगों की, कईयों की तो शेयर प्राइस 0 भी हो चुकी होगी अब तक। तो हमारा कहना है कि आप इसको बरकरार रखिए। जब भी करेक्शन आए मार्केट के अंदर में, आती है करेक्शन, आपने देखा बड़े बड़े शेयर आधे आधे हो गए थे, अभी 6 महीने पहले की बात है, आप उसको ऐड करिए, क्योंकि इससे अच्छा आपका कोट अनकोट फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, जिसमें इक्विटी रिस्क भी है और डिविडेंड भी आता रहेगा आपको, और आपकी ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल चलती रहेगी। डिफेंस में देखिए, हमने ये कहा कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज डिफेंस की कंपनी पीएसयू में है। सरकार के पास सिर्फ एक कागज पे एक दिन एक कलम से लिख सकती है कि आज से आपका मार्जिन 5% हो गया, 7.5 नहीं, 12.5 नहीं। तो वो रिस्क जो हमने स्टील सेक्टर में देखा, शुगर सेक्टर में देखा आज की तारीख में, पेट्रोलियम सेक्टर में देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल रिस्क, प्राइस रिस्क, वो कल को ये ना हो जाए कि भाई आपने एचएल को बोला कि बस आप ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस 5% पे करिए, अब आप 12% रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो ये रिस्क इन्वेस्टर को बहुत सोच के लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए, करेक्शन भी होगा, मिलेगा भी आपको। स्टोरी बेहतरीन है डिफेंस की, कोई कमी नहीं है स्टोरी में। 2-4 प्राइवेट प्लेयर भी आ चुके हैं अब तो हमारे डिफेंस स्टोरी के अंदर में, 2-4 आईपीओ भी आए हैं पिछले साल में। तो इसको थोड़ा ब्रॉड बेस कर ले, ना कि सिर्फ पीएसयू पे फोकस करें, ये हमारी राय है। तीसरी बात रही हॉस्पिटल की, अभी तो शुरू हुआ है हॉस्पिटल की स्टोरी, तो अभी शुरू हुई है इंडिया में कि 3 बड़े प्लेयर अब इकट्ठे हो गए यहाँ पे आके। एक अपना आईएचएच जो फोर्टिस है, और अपने मैक्स वाले हैं। ये ग्लोबल हेल्थ का आपने डिमांड देखी है कि ये हॉस्पिटल सुनर और लेटर एक नाम पे चल रहा है, तो बिकेगा जरूर ये हॉस्पिटल। तो उसके लिए, और अभी भी हमारे हॉस्पिटल कहाँ है, मेन सिटीज में है, जहां पे लैंड एक्सपेंसिव है, जेस्टेशन पीरियड बहुत है। अगर थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, थोड़ा एक्सपेंशन होता है, थोड़ा स्कीम आती है गवर्नमेंट की, बी क्लास सी क्लास टीयर में एक्सपेंशन होगा, बहुत लंबा रनवे है हेल्थ केयर के लिए इंडिया में। अभी तो मैं कहता हूं कि हमने शायद 5% भी नहीं देखा होगा इस स्टोरी को। पेशेंस चाहिए होगा,
बिकॉज इसमें रिटर्न आपने 5 से 7 साल लगते हैं। आपने देखा अपोलो का स्टोरी 5 साल लगे पूरा खुलने में। आपने देखा फोर्टिस में खैर प्रमोटर ने गड़बड़ किया, बट जब से नया प्रमोटर आया है थोड़ा सा अच्छा माहौल हुआ है। आपने ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ देखा। पेशेंस है, रखिएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए। हेल्थ केयर के बिना कहाँ जाएंगे हम लोग, हमने कोविड में भी देखा था, फिर देखेंगे। क्वेश्चन ये है, रियल एस्टेट का इसमें रिकवरी जो प्राइस की आती है वो तकलीफ दे रही है सेक्टर को। किस दिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है उसके ऊपर में, और उसके बाद ये सेक्टर बहुत बड़ी उड़ान भरेगा। चलिए, वो जो स्टॉक अजय जी ने बोला नहीं, लेकिन एक हिंट दे रहे थे कि डिविडेंड को लेकर, वो ऑब्वियसली वेदांता 90 रुपये उस समय स्टॉक प्राइस था। 115 रुपये से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिल चुका है उसमें पिछले 2 साल में, और स्टॉक प्राइस अभी भी 305 का, वो सारे डिविडेंड्स को एडजस्ट करने के बाद भी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें। और देखिए, उस जब वो डीलिस्टिंग ऑफर आया था तो फ्लोर प्राइस के नीचे अवेलेबल था स्टॉक और कोई ले नहीं रहा था। ये मार्केट में कई बार मौके आते हैं, ये आप हाइंडसाइट में देख के कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है मार्केट में, ऐसा कई बार होता है, और ये एक केस था। अजय जी, एक बात बताइए, ये पेटीएम में क्या करें अब, क्योंकि सॉफ्ट बैंक लॉस के साथ यहाँ पर निकल रहा है 75%, और पीबी फिनटेक भी उसके साथ साथ 75% गिर चुका है। देखिए, कंपनी में आप अगर सिर्फ कंपनी देखेंगे, 1 मिनट बैलेंस शीट छोड़ दें, 1 मिनट के लिए वैल्यूएशन छोड़ दें, अनुज जी, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। ऐसा फ्रेंचाइज शायद बहुत मुश्किल से कोई बना पाएगा इस कंट्री में। कहीं भी आप पेटीएम तो जैसे गोदरेज की अलमीरा होती थी, वो टर्मिनोलॉजी हो गई है। अब चाहे आप कोई और यूज करेंगे, वो बोलेगा भाई पेटीएम कर दीजिए हमको। तो उसके हिसाब से देखते हुए जो नेटवर्क इसने बनाया है कंपनी ने, बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क है, बहुत ही बैकबोन रहेगी कंट्री की, ये बहुत स्ट्रांग बैकबोन रहेगी। प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर में जो एक्सपेक्टेशन, जो वैल्यूएशन की थी, वो उसको करती जा रही है परेशान उस स्टॉक को, और इन्वेस्टर्स को जाना मुश्किल हो रहा है उस कंपनी में, क्योंकि वो पता नहीं सारे इन्वेस्टर कब बेच जाएंगे। आपने कहा लॉस में बेचा, वो ठीक है, अच्छा। देखिए, लॉस का प्रॉफिट का तो ये है, इक्विटी में आप 4 चीजें इन्वेस्ट करेंगे अनुज जी, कभी तो लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। बट ये जरूर है कि ये जो पूरा सेक्टर था, जो ई कॉम सेक्टर है, इसको अब मैं क्या बताएं, मतलब जब ये बढ़ रहा था तो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने डाला पैसा, जिसमें वर्ल्ड के ग्लोबल फाइनेंस हेड्स ने कहा कि ये मार्केट में होगा। हम लोग तो पुराने आदमी थे, समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये क्या ऐसी विडंबना है कि आप 200 करोड़ की सेल करें, 300 करोड़ का नुकसान बनाए, और आपकी 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाए। और जो एक बेचारी कंपनी जो 300 करोड़ की टर्नओवर पे 50 करोड़ प्रॉफिट बनाती है, उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाएगी। तो ये विडंबना लेके अगर चले तो अभी इसमें टाइम है, इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, ये 3-4 कंपनियां फोकस पे रखनी चाहिए। आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या एवरेज कर सकते हैं, आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत सटीक है। इन्वेस्टर्स का निकलना, शेयर प्राइस का नीचे आना, वैल्यूएशन का रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। और ये यहाँ पेटीएम का नहीं, ये सबका ही सवाल है। ग्रेटर फूल थ्योरी अनुज जी होती थी कि यार हमें कोई एक और बेवकूफ चाहिए अपना शेयर बेचने के लिए। वो अनफॉर्चुनेटली वो जो बर्थडे में गेम होती थी कि आज अब म्यूजिक रुकती थी तो कुर्सियां एक कम होती थी, वो टाइम आ गया। कुर्सी अभी बहुत कम हो गई हैं बाजार में। तो पेशेंस रखिए, अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पेशेंस रख के अच्छे प्राइस पे लेना है इसको। लॉन्ग टर्म स्टोरी है, कोई ये शॉर्ट टर्म नहीं है। और यही सब मैं कहूंगा बाकी ई कॉम के लिए है। अभी भी ये वैल्यूएशन 50,000, 30,000, 40,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता, जिसकी प्रॉफिट ही नहीं आने वाली 5 साल में। तो अभी तो, और कई तो डूबेंगी। देखिए, कई में कैश फ्लो चाहिए उनको साल का लॉस बुक करने के लिए। जिस दिन कैश फ्लो नहीं मिलेगी, ये कंपनियां बैंकरप्ट भी होंगी। कई इनमें से बैंकरप्ट होंगी जो लिस्टेड स्टॉक में से, मेरे हिसाब से। पेशेंस रखिए, बास्केट बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं इन्वेस्टमेंट की। हमने पहले भी बोला हुआ, साल भर पहले बोला हुआ, आप भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया प्राइस पे आपको ये शेयर मिलेंगे। कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स का एग्जिट की प्रॉब्लम है। अच्छा अजय जी, पोस्ट कोविड और इनफैक्ट कोविड से पहले भी ऑटो के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब डिमांड शुरू हुई, और स्पेशली आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ M&M, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस रहे इनके और जिस प्रकार के अगर आप देखिए रिस्पॉन्स मिले, ऑटो ने अच्छा मूव दिया। इक्का दुक्का स्टॉक्स को अगर मैं छोड़ दूं, स्पेशली टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प डिलीवर नहीं कर पाया, ऑटो ने अच्छा मूव दिया। ऑटो में सर आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, ऑटो में या फिर टायर स्टॉक्स में, ऑटो एंसिलरी में, बैटरी स्टॉक्स में एक स्विंग काफी अच्छा खासा आया है। ऑटो को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, ऑटो में, बैटरी स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है, आज भी है इन्वेस्टमेंट। टायर स्टॉक में अब जीरो हो गई इन्वेस्टमेंट हमारी, और ऑटो में भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट हमारी। हम प्रॉफिट बुक करके जो भी था निकल चुके हैं उसमें से, क्योंकि जो स्टोरी बननी थी इस साल की, दिवाली के सीजन की स्टोरी मेरे हिसाब से बन चुकी है। जो यस, प्रॉफिट का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इन लोग को, क्योंकि कमोडिटी प्राइस कम हो गए।
बट जो डिमांड है इस इंटरेस्ट रेट को लेते हुए, अभी इंटरेस्ट रेट पूरा सिस्टम में आया नहीं है, डिमांड कम होके रहेगी, बिकॉज वही तो ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, कि डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। उसका इम्पैक्ट आप अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च के सेगमेंट में देख लेंगे बड़ी क्लियरली कि इसमें स्लो डाउन आ रहा है, आ चुका भी है। आप मार्केट में देखेंगे शायद कुछ सेगमेंट्स में आप जो देखते हैं लंबी लंबी लाइनें एसयूवी में, वो नहीं आ रहा है क्योंकि एक अपर सेगमेंट इंडिया का काफी स्ट्रांग अभी भी चल रहा है, बट डिमांड कंप्रेशन रियलिटी हो चुकी है। और कई स्टोरी जो आपकी हैं, ऑटो की स्टोरी नहीं है, जैसे आपने महिंद्रा कहा, उसकी एक और भी स्टोरी थी महिंद्रा की, बहुत हॉबीज थी उस कंपनी की। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट भरी हुई थी, सांगयोंग को लिया उन्होंने, यूएस में लिया, फिर उन्होंने लिया अपना यहाँ पे टू व्हीलर का कंपनी बनाया उन्होंने। तो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतनी जगह में अपनी हॉबी चालू करी और सब जगह नुकसान। तो जो निवेशक था महिंद्रा का, बहुत नुकसान उठाया उसने, क्योंकि ये जो प्रमोटर की हॉबी थी या मैनेजमेंट की हॉबी थी, सबने नुकसान दिया। अब क्या किया है नए एमडी ने, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी या बंद कर दी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ फोकस है ट्रैक्टर पे और एसयूवी में। और आपने देखा होगा उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी बेची है पिछले साल, तो आईटी कंपनी की इन्वेस्टमेंट उनके पास है, वो बेच सकते हैं थोड़ा बहुत। और इसके अलावा देयरफॉर बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। तो एमएनएम स्टोरी ऑटो की तो है, बट एक और स्टोरी उसमें एमएनएम में है कि जो बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है उससे निवेशक को वैल्यू मिली है। और उस कारण मैं बोलूंगा निवेशक को कि आप रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरीज को ध्यान दीजिए, कि जहां रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आपने देखा यूपीएल में हमारी होल्डिंग है डिस्क्लोजर के लिए, बट जैसी अनाउंसमेंट आई रिस्ट्रक्चरिंग की, अब उसमें दम आ गया शेयर में। आपने देखा जीएचसीएल में, देखा होगा लास्ट ईयर, वो भी एक स्टोरी बनी थी। आपने एडवेंट ने जब खरीदा यूरेका फोर्ब्स को, बहुत बढ़िया स्टोरी बनी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा इन्वेस्टर्स को, फोकस करें रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरीज पे, बहुत बढ़िया वैल्यू निकल के आती है इन कंपनियों में। और मार्केट कहीं भी जाए, इंडस्ट्री कहीं भी जाए, रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरी बहुत अच्छी आ रही है। आपने देखा आईटीसी में रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरी का थोड़ा इंपैक्ट आया है, लेकिन देर में आया इंपैक्ट। तो कई सारी ऐसी इंडिया में कंपनियां हैं जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं अपने ऑपरेशंस की। और महिंद्रा का एग्जांपल लेते हुए कि जब सफाई होती है, निवेशक का देखिए कितना फायदा होता है। तो ऑटो की स्टोरी तो है, बट रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरी में है। और खासकर ऑटो में मेरे हिसाब से तो पीक फिलहाल कुछ समय के लिए हो चुका है, आएगा फिर मौका, बट अभी शायद हमारे हिसाब से पीक हो चुका है। ओके अच्छा, अजय जी, अब ये एचडीएफसी बैंक का वनवास खत्म हो रहा है क्या? अब लग रहा है आपको पिछले एक महीने में अच्छा मुंह दिखाया है इसने? 3 साल से सबको इसने काफ़ी तंग किया है और काफ़ी परेशान किया है। जो इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी कुछ को थोड़ा सा एक लगने लगा था कि क्या रखें या नहीं रखें इसको, लेकिन अब थोड़ा सी लाइफ आई है इसमें, यहाँ क्या करें? देखिए, अगर आप इंडिया की स्टोरी में इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आपके कोई चारा नहीं है, एचडीएफसी बैंक को रखना ही पड़ेगा। इंडियन इन्वेस्टर हैं, सबसे बड़ी बैंक इंडिया की है, और उसके अलावा जो इसके पास है, जो सर्विसेज हैं इसकी काफी ठीक है, मतलब क्वालिटी और सर्विस तो मैं कहूंगा पर्सनली यूज करते हैं हम लोग इनको, एचडीएफसी बैंक को। काफी डिटेरियोरेशन हो चुका है क्वालिटी और सर्विस में, शायद कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए। तो उसके कारण अभी उनकी जो प्रॉब्लम आई है, जो मार्केट शेयर उनका जो नहीं बढ़ पा रहा है, वो एक मेजर रिस्क है एचडीएफसी बैंक में, कि जब से नया मैनेजमेंट ने टेक ओवर लिया है और ये जो मर्जर अनाउंस किया है, इसकी क्या इंप्लीकेशन आएंगी इन्वेस्टर पे, आज भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये ठीक है, अभी थोड़ी रिकवरी आई है, 1300-1400 का शेयर था, अभी 1600 पे आया है, थोड़ा बहुत लोगों ने शुरू कर दिया फिर से लेना। बट पॉइंट इज, सबसे बड़ी बैंक है एनर्जी, इंडेक्स में है, इंस्टीट्यूशन तो लेंगे ही लेंगे, कोई चारा नहीं है। अगर आप डोमेस्टिकली बैंक लेना चाहते हैं आज की तारीख में, तो टॉप 3 बैंक में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपने बैंकिंग का डिसीजन ले लिया है, तो बिना एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किए हुए आपका पोर्टफोलियो बनेगा नहीं ना। इसकी क्या मर्जर के बाद क्या इंप्लीकेशन आएंगी, रिटर्न्स आएंगी, ये तो शायद बैंक का मैनेजमेंट भी नहीं जानता होगा आज की तारीख में। वो कहते बहुत चीजें हैं, बट शायद उनको पता नहीं है। बट लगता ये है कि ये बैंक इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म करेगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया शायद, तो बाकी बैंकों में शेयर प्राइस में रिटर्न में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है, बट निवेश में आपको रिटर्न मिलेगी एचडीएफसी बैंक से बैंकिंग सेक्टर में शायद मुश्किल है जान मिलना। और पूरी इंडस्ट्री के अंदर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है अक्रॉस सेक्टर, तो शायद आपका ये एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टर रिटर्न शायद लो पे रहेगा आपके पास में। तो इंस्टीट्यूशन है तो अलग बात है, प्राइवेट है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जो बढ़िया रिटर्न देंगी। इसको तो धीरे ही चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथी भी है, धीरे ही चलेगा। अच्छा अजय जी, इस पूरे इंटरेक्शन में आपने एक प्रॉफिट बुकिंग एक रीजनेबल टाइम पर करने का बार बार अगर आप देखें वो गलत की है, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था पीवीआर पे, जब हम लग्जरी की बात कर रहे थे।
एक इन्वेस्टर जिसने पोस्ट कोविड होटल्स में बहुत अच्छा पैसा बना लिया है, एंड जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इंडियन होटल्स, आई मीन 60 रुपए का वो स्टॉक लगभग 360 का बिक गया। एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है, अब प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें या नहीं? देखिए, हमारी डिस्क्लोजर है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए हम उस हिसाब से बताएंगे। देखिए, एक फेज जो आ रहा था वो आ चुका है होटल का, जो प्रॉफिट आ चुका था उसमें अब आ चुका है। अगला फेज में अब टाइम लगेगा। तो अगर आपको उम्मीद है कि आपने 100-200 रुपए से 300 रुपए 340 तक का आपने की लिया, वो 5-10% आप वो मैनेज कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा रिटर्न आपको। लॉन्गर टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, तो अगर आप में 2 साल की रखने की क्षमता है तो रिटर्न आपके अच्छे आएंगे। ये होटल की स्टोरी भी पीवीआर की स्टोरी है बिल्कुल। ग्रीड इनको खा गई है। आप होटल के रेट देखेंगे तो जो चीज 8 से 10,000 की थी वो 25,000 की रेट हो गई है। और हम गए कई होटल में, आधे होटल खाली पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं रूम, मैं कहा भाई आपने क्या किया ये रेट? बोले सर इस रेट पे तो हम कैसे, जीएम कह रहा है इस रेट पे तो सर मुश्किल हो जाता है बेचना हमको। जो पीवीआर ने किया ग्रीड में कि आपने उसका जो रेट, टिकट के रेट बढ़ा दिए, पॉपकॉर्न के रेट बढ़ा दिए, कोल्ड ड्रिंक के रेट बढ़ा दिए। अजीबो गरीब है, 400 रुपए का पॉपकॉर्न बेचना शुरू कर दिया आपने। पिक्चर तो सी क्लास है और पॉपकॉर्न आप चाहते हैं कि कस्टमर 400 में बेचे। ग्रीड खा गई उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को। मैं आज भी बोलूंगा कंपनी बेहतरीन है, मोनोपोली है पीवीआर। इंडियन होटल ऑलमोस्ट मोनोपोली है, बिकॉज सारी जगह आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर आपका ऑपरेटर है, आप अगर इंडियन होटल को अपना होटल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत कंफर्ट है आपको कि इंडियन कंपनी है, टाटाज है, और देयरफॉर आपको तकलीफ नहीं आएगी बनस्पत किसी फॉरेन कंपनी से जाएंगे आप। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, बट रिटर्न अभी आपको नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा इसके अंदर में, क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत ग्रीडी हो चुकी है रेट बढ़ाने के चक्कर में। आपने मौके का फायदा उठा लिया, अब थोड़ा सा आपको हल्का होना पड़ेगा, और इसलिए निवेशक का रिटर्न थोड़ा सा कम होगा। और क्योंकि और अब एक्सपेंशन भी चालू है, उसमें आपको रिटर्न आएगी। बट जो बिग राइज थी वो मेरे हिसाब से 340, 350, 60 पे रुकेगी अभी आके, और उसके बाद में नेक्स्ट लेग के लिए थोड़ा टाइम लेगी, बिकॉज ये रेट पे ऑक्यूपेंसी गिरेगी। और आप नतीजा देखिएगा, जो दिसंबर और मार्च में जो कह रहे हैं कि बेहतरीन होगा रिजल्ट, शायद उतना बेहतरीन नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रेट इंक्रीज जो उन्होंने किया है, जैसे इंडस्ट्री मल्टीप्लेक्स को खा गया है, इसको भी वही खाएगा। अजय जी, फ्राइडे को मैं सैटरडे को जा रहा हूँ दृश्यम देखने। अभी से ऑलरेडी मैं फील कर रहा हूँ कि कितना खर्चा होगा मेरा। टिकट पर तो जो खर्चा हो गया वो हो गया, लेकिन टिकट पर खर्चा फिर भी उतना पिंच नहीं करता। लेकिन वो जो अंदर जाके, और स्पेशली खासतौर से अगर बच्चे बोल दें कि पापा पॉपकॉर्न चाहिए, तो उनको मना भी नहीं कर सकते। वो पिंच करता है। होपफुली आपकी बात सुनेंगे अजय जी, आपके नेम सेक हैं, शायद आपकी बात सुनेंगे। आप तो इतने सालों से उनके साथ रहे हैं और उनके आईपीओ के पहले से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी बात को वो तवज्जो देंगे मेरे ख्याल से। चलिए ये फीडबैक दीजिएगा उनको। शुक्रिया अजय आपका, और थैंक यू वेरी मच हमारे लिए समय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए शो को अब समाप्त करते हैं यहाँ पर, और चलते हैं नीरज जी के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। और नीरज जी, तो काफ़ी बातें हो गई पीवीआर वगैरह की। मार्केट भी इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, थोड़ा नेगेटिव बायस है, लेकिन एक्सपायरी है तो उसी टाइप का दिन है आज। हाँ बिल्कुल, एक्सपायरी है, और अभी भी देखिए बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है, और मिड कैप में उतनी वीकनेस मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, इंडियन मार्केट थोड़ा सा एक्सपायरी के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन देखते हैं आगे दिन के दौरान कैसा माहौल मूड बनता है। कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आर सिस्टम्स 14-15% ऊपर है, डेलिस्टिंग का ऑफर आ सकता है। तो ये सब तमाम खबरें हैं, और आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उन सब का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे शो में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।